गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अमजोगई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी की तासिका है। तो आज हम जानेंगे कक्षा 7वीं के लिए तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यहाँ पर लेखक नदियों की बात कर रहा है, जहाँ तक वह शांत स्वभाव की जो हमेशा बहती है और उसमें वो डुबकियां लगाता है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसने लगा, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास, यह कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो वो देखता है कि वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो समंदर में जाकर, मतलब पृष्ठभाग पर कैसे संत है, और वहाँ पर जो हिमालय में होती है वहाँ की उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, ये लेखक कहता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना ही कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। जैसा वो कवि कहता है कि वहाँ पर वो जो तीव्र गति से जाती हैं, उनका वो हंसना, खिलखिलाना या दौड़ना कहाँ चलता है। जैसे कि मैं एक लड़की को देखता हूँ, जैसे मैं एक कली को देखता हूँ, जितना कुतूहल या जितने आश्चर्यचकितता मुझे उस वक्त होती है, उतनी ही आश्चर्यचकितता मुझे इन नदियों पर देखकर होती है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, यह कौन लक्ष्य है जिनके इन्हें बेचैन रखा है। अपने माता पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैला के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट कौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। देखो, ये जो नदियां हैं, हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाने तक उनका जो भी सफ़र है, जैसे वो हिमालय से निकलती हैं, उतरते ही फिर वहाँ से जम्मू कश्मीर से होते होते कहाँ से निकलती हैं, फिर पंजाब वगैरह वगैरह होते होते कहाँ जाती है, फिर वो समंदर में जाके मिलती हैं। और जो भी एरिया उनको लगते जाता है, मतलब चाहे जंगल हो, चाहे शहर हो, ऐसे कोई भी एरिया वहाँ पर घूमते वो चली जाती है। और लेखक कहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ उन्हें अतृप्त रख रही है जो अभी भी पूरी नहीं हुई। और उनके पिताजी मतलब हिमालय उन्हें ढूंढता है चोटी पर जाकर, लेकिन फिर भी वो नटखट लड़कियां या नटखट बेटियां कहाँ निकल गई हैं, वो समंदर की ओर निकल जा रही हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों के आंखों के सामने नाचने वाली लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल के एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानंदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने को मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग ढंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामादी कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इसकी तरह पे जो बाकी नदियाँ हैं उसमें सतलज है, रावी है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है, काबुल, गंगा, यमुना, जो भी सब नदियाँ हैं, छोटी बड़ी सब नदियाँ हैं, जो कहाँ निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। हिमालय के
हृदय की एक एक बूंद से, मतलब वहाँ पर पहाड़ पे जो बर्फ़ है उससे निकलने वाले बूंदों से इनकी रचना होती है। और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो वो समुंदर है जो हिमालय अपनी बेटियों को वहाँ तक पहुँचाता है और अपने दिल के हृदय के एक एक बूंद से उनको निर्मित करता है या तैयार करता है। और लेखक ने तो यहाँ तक बताया है कि ये बुरा ना होगा कि मैं हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद बना लूँ, क्योंकि उसकी बेटियाँ उससे जाकर मिल जाती हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियाँ और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें मैं अगर इस प्रेयसी की भावना करे तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसके हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का साथ कितने कवियर ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। देखो कवि कालिदास ने क्या कहा है, जो नदियों को वेत्रवती बेतवा कहा है, जो अपने प्रियकर से मिलने से बहुत ज़्यादा तृप्त हो जाती हैं। जैसे ये नदियाँ प्रेयसी हैं और उनका प्रियकर कौन है, समंदर है, जो जाकर वहाँ पर तृप्त हो जाती हैं। बहुत से लेखक यहाँ तक कहते हैं कि उनको लगा होगा कि उनका जो विलग होना है, अलग होना है, वो शायद कालिदास ने देख लिया है। उसी तरह काका कालेलकर, इन्होंने उनको लोकमाता कहा है। किसे? नदियों को लोकमाता कहा है। उसी की तरह वहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो ममता है, ममता देने से पहले, माँ बनने से पहले उनकी बेटी का भी रूप हम देख सकें, ऐसा कवि कहते हैं और लेखक कहते हैं। और लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि कवि इतनी अच्छी तरह से कहाँ से कविता कर सकते हैं। तभी मैं एक दिन यमुना नदी के तट पर सतलज नदी के तट पर बैठा हुआ था और वहाँ पर पानियों में पैर डालकर बैठा था। तब तक वो जैसे ही थोड़ा वक्त हो गया कि मैं भी वहाँ पर गुनगुनाने लगा। तो लेखक क्या गुनगुनाने लगे, इसके बारे में जानते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सिलीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन में हटा तुम्हारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। देखो इस पाठ के जो लेखक हैं वो नागार्जुन हैं, जो सतलज नदी का गुणगान गा रहे हैं। उन कह रहे हैं कि तुम एक बहन हो, तुम्हारी बहन लीला और अचरज हैं, और तुम्हारा जो पिताजी है वो तुम पर जान छिड़कता है जो हिमालय, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और जो तुम्हारे पिताजी यानी उनकी जो छाप है वो दुनिया से परे है, मतलब अलग है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और ये क्या है, तुम्हारी सतलज बहन है। इस तरह ये पाठ यहीं समाप्त हुआ है। कल की तासिका हम देखेंगे इसके ऊपर के प्रश्नाभ्यास। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।